जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एसएससी जीडी 2025 रोजगार विद अंकित भाटी सर की हम न्यू बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट नंबर पर चल रही है। तो अभी तक हमारा दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व नहीं किया है तो भाई एक बार प्ले लिस्ट में जाकर आप उसको जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में आपको आज के इस वीडियो में आपके लिए मैं टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और वो 20 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हाँ आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, हर एक चैप्टर से आपको इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, और इन 20 क्वेश्चन में आप लोगों का क्या स्कोर रहा है तो वो हमें प्लीज़ कमेंट करके आप लोग सभी दोस्त जरूर बताएंगे। तो चलिएगा भाई, सभी हमारे भाई बहन एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, जल्दी से सेशन में जुड़ेंगे और सेशन को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, जो भी फ्रेंड्स अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं उनके साथ में अपने इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सके और अपनी इस प्रैक्टिस सेट्स को अपने एसएससी जीडी 2025 को ध्यान में रखते हुए बेहतरीन तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। ठीक है भाई, तो चलिएगा दोस्तों, हम अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जो भी बात करेंगे वो सीधे अपने क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 भैया आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी करा चुके हैं। अब आपको जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर 15,625 रुपये को धनराशि 3 वर्षों में 21,952 हो जाएगी यदि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। मैंने दोस्तों आपको हमेशा वीडियो में यही बताया है कि भैया यदि मैथ को सीखना है, अपनी कैलकुलेशन को अच्छा करना है, तो भाई आप लोग अपने वर्गमूल 1 से लेकर 30 तक के वर्ग, 1 से 30 तक के घन आप सभी को याद होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, 3 वर्षों की। 3 वर्षों की बात हो रही है। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा है, दर। तो भैया ये 1500 क्या लिखा है, 15,625। ठीक है भाई, 15,625। यदि मैं बात करता हूँ कि 15,625, ठीक है भाई, वर्ग घनमूल भैया याद कर लेना, 1 से लेकर 30 तक के वर्ग और 1 से लेकर 30 तक के घन भैया सभी को याद होने चाहिए। तो भैया 15,625 है, कब का धनराशि जो है ये 3 वर्षों में हो कितनी जाती है भाई, 21,952 रुपये। 21,952 रुपये, बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा मैं आपको। 21,952 रुपये हो कब रही है, 3 वर्षों में। ये 3 वर्षों में संयोजित रूप से है ना, तो भैया 3 वर्षों के लिए भी क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये हो जाएगा या नहीं आपको इस तरह, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है। ठीक है, तो भैया ये 15,000 जो 625 ये किसका क्यूब होता है। यदि मैं बात करूं इसके क्यूब की, तो भाई 15,625 भैया ये किसी न किसी का क्यूब होता है। तो किसका होता है भाई, 25 25 625, और 625 गुणा 25 कितना हो जाएगा आपको सर, 15,625। तो ये तो हो गया भाई 25 का क्यूब। और ये 21,000 जो 952 होता है ये होता है आपका 28 का क्यूब। किसका होता है भाई, किसका होता है भाई, 28 का क्यूब होता है ये। ठीक है भाई, अब तो मुझे पता था कि भैया ये क्यूब होते हैं, तो ये हमने निकाले लिया। अब जब आपको पता नहीं होता तो भाई कैलकुलेशन में आप लोग फंसे रहते। ठीक है भाई, हमसे क्या पूछा है, वार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है भाई, कोई धनराशि थी वो 25 से कितनी हो गई भाई, 28 हो गई। 25 से कितना होगी भाई, 28 होगी। कितना ज़्यादा हो गई मेरे दोस्त, आप कहोगे सर ये तो 3 ज़्यादा हो गई है। ये 3 जो ज़्यादा हुआ है किस में हुआ है, इस 25 में। इस 25 में ही तो ज़्यादा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/25, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का। कैलकुलेट करेंगे, 25 एकम 25, 25 चौको 100, और 3 की गुणा 4 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौको 12%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर ये आ जाएगा 12%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12%। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई यहाँ तक। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सबने कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि विजय किसी कार्य को अकेला 50 दिन में करता है और 10 दिनों में कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा। भैया कार्य का हमसे क्या पूछा है, भाग पूछा है कि कार्य का कितना भाग पूरा हो जाएगा। भाई सबसे पहले देखो, विजय कार्य को अकेला, अकेला का मतलब है कि वो 50 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई। यदि मैं बात करूं कि विजय विजय एक दिन में कितना काम करेगा भाई, ठीक है,
विजय एक दिन में कितना काम करेगा भाई? विजय कर कितने दिनों में रहा है? पूरा 50 दिनों में। विजय एक दिन में कितना काम कर लेगा? 1/50 कर लेगा भाई। टोटल काम मेरा 50 है, क्योंकि वो काम को 50 दिनों में कर रहा है, और 50 दिनों में कर रहा है, वो एक दिन में कितना कर लेगा? तो 1/50 भाई। 50 में से एक दिन में उसने काम कर लिया। हमसे क्या पूछा कि 10 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा हो जाएगा भाई? 10 दिनों में कार्य का कितना हिस्सा पूरा कर लेगा 10 दिनों में? तो भैया टोटल काम मेरा कितना है भैया? 50 है, 1/50 है। वो एक दिन में कर कितना रहा भाई? एक दिन में कर कितना रहा? 1/50। हमसे पूछा किसका है? 10 दिनों का भाई। गुणा कर दो 10 का, गुणा कर देंगे 10 का भाई, 0 से 0 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1 एकम 1, 1/5। तो यानी कितना हिस्सा हो जाएगा भाई? 1/5 हिस्सा जो है वो इस काम का पूरा कर लेगा। 1/5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर भाई। बात समझ में आ गई? 1/5 जो है, 1/5 भाग जो है वो 10 दिनों में पूरा कर लेगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 10/50 ही डायरेक्टली लिख देते, 0 से 0 काट के आप 1/5 बता सकते थे, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। चलिएगा भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है भाई। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 37 सेंटीमीटर है और इनकी अन्य दो भुजाएं में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई? सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। भैया सभी को पता है। तो देखो कर्ण की लंबाई आपको दी गई है, ठीक है, और इनकी अन्य दो भुजाओं में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों लंबाई क्या होती है हमारी? एल होती है। यानी कि लंब जो डाला गया, लंब यानी कि लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कर्ण भी आपको दिया, आपको क्या नहीं दिया गया? तो आपको सर मुझे आधार नहीं दिया गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? आपको सर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? आप कहोगे सर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यही तो होता है भाई। अभी तक पाइथागोरस प्रमेय में हम यही तो पढ़ते आए हुए हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना है भैया? 37 सेंटीमीटर हमें देखो इन्होंने दे रखा है। तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? आपको सर कर्ण हो जाएगा हमारा, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको सर ये हो जाएगा 37 स्क्वायर बराबर, आधार हमें पता नहीं है तो आधार तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो आधार स्क्वायर प्लस एल का मान कितना भाई? लंबाई कितनी दे रखी है? 12। तो ये हो जाएगा भाई 12 स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए ए स्क्वायर का मान। हमें दोस्तों मान किसका चाहिए? हमें तो चाहिए ए स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कि आधार का मान। 37 का स्क्वायर कितना होता है? तो 37 का स्क्वायर होता है भाई 1369 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। ये इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 144। तो ये कितना हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर भाई, इससे माइनस कर देंगे। 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि 1325। 1325 सॉरी 1325 क्यों? 1225। 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 1225 आ गया भाई, ठीक है। यदि मैं स्क्वायर हटाऊंगा भाई, यदि मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा भाई। तो 1225 किसका होता है? तो आपको सर ये होता है 35 का स्क्वायर। किसका होता है? 35 का। तो आधार हमें कितना मिल गया भाई? 35। अब आपके पास एक कर्ण भी है, आधार भी है और एल है। के ए एल तीनों के मान दोस्तों आपके पास हैं। हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है मेरे दोस्त? आपको सर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई जो हमारी होती क्या होती है? वो लंबाई में ही होती है, तो वो एल ही मान सकते हैं। तो रख देंगे भाई यहाँ पर सभी के मान। तो 1/2 गुणे आधार हमारा कितना है भाई? 35 है, और भैया एच यानी कि हमारी ऊंचाई या लंबाई हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। तो गुणा कर देंगे 12 का, कैलकुलेट कर देंगे। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 35 छिक्का हो जाएगा भाई 210। 6 पंचे 30 और 6 3 18 3 21, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त आंसर कितना आ जाएगा? 210। कहाँ पर है भैया? ऑप्शन नंबर सी के पास है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपके सामने दिया गया है। पूछा है कि एक आयत की लंबाई का परिमाप अनुपात 2:7, आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना है? भाई देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं आयत का परिमाप क्या होता है। भाई आपको देखो मैंने सारे फॉर्मूले लिखा रखे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपको ये पढ़ाया ना हो। तो भाई देखो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला बताएंगे सभी लोग, ठीक है। आयत का परिमाप,
आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है 2l इंटू एल प्लस बी, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लंबाई और परिमाप, देखो लंबाई का रेशियो हमें दिया है और परिमाप का रेशियो कितना है? 7 है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भैया लंबाई का रेशियो कितना है? 2 है, और यहाँ पे परिमाप का रेशियो कितना दिया गया है? परिमाप का रेशियो, तो परिमाप का रेशियो इन्होंने दिया 2:7। इतना कर लिया भाई, 2:7। इसके साथ में हम कोई भी एक वेरिएबल मान सकते हैं। भाई इसको मैं 2x मान ले रहा हूँ, भाई इसको 7x, भैया मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भी, मैथ में तो मानना ही होता है भाई। ठीक है, इसको 2x मान लो, इसको 7x मान लो। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई देखो 7x बराबर हमें मान दिया गया है, कितना दिया है? 2l प्लस बी, क्योंकि आयत का परिमाप ही होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं भाई, इसके परिमाप को। तो जब परिमाप निकालेंगे तो भाई 7, परिमाप कितना है आयत का? 7x। तो यहाँ पर सीधे आपको रख देना है सिंपल सा 7x बराबर परिमाप कितना है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मान कितना है? लंबाई हमें दी गई है, एल का मान कितना है? 2x है। तो क्या मैं इसको एल के स्थान पर 2x रख सकता हूँ? आप कहोगे जी भाई बिल्कुल रख सकते हो, क्योंकि लंबाई हमें दी गई है 2x प्लस, अब यहाँ से हमें किसका मान निकालना है? बी का मान निकालना है, क्योंकि हमें एल का मान दिया गया है 2x, आयत का परिमाप भी दिया गया है 7x। तो बस हमें निकालना क्या है भाई? इसका चौड़ाई निकालनी है। ठीक है भाई, जब चौड़ाई निकालेंगे तो लंबाई है, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा भाई। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7x बराबर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2b, प्लस कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से देखो 2b, ये आपका 7x, ये 4x। ठीक है, इधर माइनस का हो जाएगा तो हो जाएगा 3x। तो 2b बराबर कितना आ गया? तो 2b बराबर आ जाएगा आपका 3x। 2b बराबर कितना आ गया? 3x। तो यहाँ से मैं b का मान निकाल सकता हूँ, तो b बराबर कितना हो जाएगा आपको? सर ये हो जाएगा 3x/2। कितना आ गया भाई? b का मान 3x/2। जब b का मान 3x/2 आ गया तो हमसे पूछा आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई l और चौड़ाई का अनुपात b, यानी कि l लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लिख सकता हूँ भाई, ये आपकी होगी लंबाई और ये होगी आपकी चौड़ाई। ठीक है, इनका हमें क्या बताना है? हमें इनका रेशियो बताना है। लंबाई का रेशियो कितना दिया गया भाई? तो लंबाई का रेशियो आपको दिया गया 2x। कितना है भाई? लंबाई का रेशियो आपके पास कितना भाई? 2x से अनुपात लगा देंगे। चौड़ाई का कितना आ गया? चौड़ाई का अनुपात आ गया 3x/2, 3x/2। अब इसको तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो मेरे दोस्त। तो भैया यहाँ से देखो x से x आपका खत्म हो जाएगा, 2 की गुणा भाई भाग में इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो हमारे जो लंबाई और इसका चौड़ाई का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 4:3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4:3। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो कितना हो जाएगा भाई? 4:3 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। ठीक है, इसको भाई बोर्ड मास का नियम क्या कहता है भाई? सबसे पहले तो बोर्ड मास के नियम को समझ लो, मैंने आपको कल भी प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। तो भाई बोर्ड मास में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर ऑफ को, इसके बाद फिर हम डिवाइड को, फिर आपका मल्टीप्लाइकेशन, फिर ऐड, फिर आपका सब्सट्रैक्ट। तो यही तो होता है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के अनुसार चलना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट का ही खेल है। तो भैया 4 सही 1/3 लिखा है। ठीक है, मैं 4 सही 1/3 को क्या लिख सकता हूँ? 3 चौको 12, 13/3। तो आप सिंपल यहाँ से लिख सकते हो भाई 13/3। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ वही 13 बटे में कितना आ गया? 3। ठीक है, प्लस लगाऊंगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 7 सही 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 3 21 2, 23/3। भैया यहाँ पे लिख लिया मैंने 23/3। ठीक है भाई, 23/3 माइनस का 4/3 है, 4/3 ऐसे ही लिख लो। ब्रैकेट है फिर से, तो ब्रैकेट में कितना है भाई? इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 25/3 माइनस 1/6 माइनस का 2/3, तो 3 6 3 का यहाँ से मैंने ले लिया एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम आ गया है 6। 3 दूनी 6, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, इसको कैसे सॉल्व करते हैं पता होगा सभी को। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 एकम 6, तो भैया 1 है तो ये 1 ही आ जाएगा भाई माइनस। 3 दूनी 6, तो 2 की गुणा 2 में हो जाएगी, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया? 50 -1 -4, ब्रैकेट कर दूंगा यहाँ से क्लोज। इसके बाद भाई फिर सॉल्व करेंगे। भाई ये कितना है? 13/3, इसको ऐसे ही लिख लो भाई 13/3। 13/3 प्लस कितना है आपका? 23/3, 23/3 माइनस कितना है आपका? 4/3। अब भाई इसको ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है भाई। तो ब्रैकेट में कितना बचेगा भाई? 50 -1,
50 माइनस 1 कितना हो जाएगा 49, 49 माइनस का 4 बचेगा कितना भाई, आपको 45/6 आ जाएगा भाई। कितना आ गया भाई 45/6। बात समझ में आ गई, कितना आ गया मेरा भाई 45/6। अब जो कटेगा ना भाई उसको काट दो, जो कट जाए उसको काट दो तुरंत। भाई इसको काट देता हूँ 2 से, 2 से ये खत्म, 2 दूनी 4 और 2 से ये खत्म, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3 से इसको काट देंगे 15 तियाँ 45, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15, कट गया भाई। अब जब कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 23/3 और ये 5 ये गुणा में है ना, ये आपके ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में केवल 5 बचा है और ये ब्रैकेट से बाहर इंटू में कितना है 2, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, गुणा कर जाएगा भाई, इंटू है तो 5 दूनी 10, तो ये मान हमारा जो फाइनली निकल के आएगा ये आएगा 13/3 प्लस ब्रैकेट में आएगा आपका 23/3 और ये 5 की गुणा 2 में हो जाएगी, माइनस का आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, क्योंकि ये गुणा में लिखा है भाई, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करें, एक ब्रैकेट हमारा खत्म, अब इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे भाई। 10 तियाँ कितना हो जाएगा 30 और 30 में से 23 माइनस 30 कर दूंगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 7/3, तो 13/3 प्लस ब्रैकेट में कितना बचेगा भाई, ब्रैकेट में कितना बचेगा प्लस लगाएंगे भैया, ब्रैकेट में बचेगा माइनस का 7/3, ठीक है भाई, माइनस का 7/3 बराबर भैया 3 ऊपर नीचे भी है तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 ले लिया मैंने एलसीएम, 3 हो गया भाई। और ये 13 प्लस माइनस माइनस यानी कि 13 माइनस 7, 13 माइनस का 7, तो 13 माइनस का 7 कितना बचेगा भाई, आपको सर ये बचेगा 6/3 और 6/3 में जैसे मैं इसमें भाग दूंगा कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, तो इसका जो फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एनी डाउट किसी को भाई बता देना मेरे दोस्त कमेंट करके भाई, ठीक है। तो भाई सिंपल सा था लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव थे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हमने इस क्वेश्चन को भैया कर लिया सॉल्व, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि यदि चीनी के मूल्य में 18% की वृद्धि हो जाती है, भैया ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। मैंने आपको क्या बोला था, आय खर्च बचत वाले, अच्छे से भैया पढ़ लो, ये एग्जाम में फंसेंगे भाई। देखो मूल्य में कितनी परसेंट की वृद्धि कर रहा है भाई, 118% की वृद्धि यानी कि 118 हो जाएगा। हर चीज़ 100% होती है, 18% बढ़ा दिया कितना हो गया 118। और अपने खर्च में 12% की भी वृद्धि करता है, केवल खर्च में 12% की ही वृद्धि करना चाहता है, यानी हर चीज़ 100% होती है तो 12% की वृद्धि कर रहा है यानी कि 112। भाई पहले चीनी का मूल्य 118 था और अपने खर्च में वो 112% की वृद्धि कर रहा है, कितना कम कर रहा है भाई, आप कहोगे सर कितने परसेंट, कितना प्रतिशत कम कर रहा है भाई, आप कहोगे 6 कम कर रहा है। वही तो हमसे पूछा है कि वो अपने खपत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो भैया कितने की कमी कर रहा है 6 की, और ये 6 की कमी हो किस में रही है भाई 118 में, तो ये हो जाएगा 6/118 और भाई प्रतिशत निकालना है, गुणा कर देंगे 100 का, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, 600/118, 600/118 भाई, 600/118 में भाग दो, किससे जाएगा भाई, भाई भाग देना है भाई आपको, 2 से काट देता हूँ मैं इसको, 2 से काट देता हूँ, 2 पंचे 10, 2 निम 18, 2 से इसको कट जाएगा 2 तियाँ 6, भाई ये कितना बचेगा आपका, आपको सिर्फ ये बचेगा 300/59, 300/59 भाई, भाग दो कितनी बार जाएगा, भाग देंगे भाई कितनी बार जाएगा, जल्दी से दो भाई सभी लोग भाग, और जिसका जो भी आंसर आ जाया करे ना भाई वो कमेंट में लाइव चैट में टाइप कर दिया करो भाई, ठीक है। तो भाई इसमें भाग देंगे 300/59 का, ठीक है। तो 59 एकम 59, 59 दूनी होता है आपका 118, ठीक है भाई, 5 और 6 के अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है, तो भाई 59 पंचे जो होता है वो होता है 295, 59 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई 5 बार, 59 पंचे 295, कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 50, फिर से ये 500 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा भाई, अब कितनी बार जाएगा भाई, अब ये आपका लगभग कितनी बार जाएगा, तो ये आपका चला जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा 5.0, ठीक है। तो 59 अट्ठे होता है आपका 472, ये 500 है, तो भाई लगभग 5.08 बार जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा बराबर में, तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो ये आ जाएगा 5.08, 5.08 आएगा भाई, बात समझ में आ गई, 5.08%। अब भाई आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन में नहीं है 5.08, इसका देखो 5.08 लगभग है किसके बराबर, लगभग किसके पास है, तो आप कहोगे सर ये 5.1 के पास है, बात समझ रहे हैं ना भाई, लगभग किसके पास है तो 5.1 के पास है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है भाई 5.08, लगभग कितना आ गया 5.1 हम इसको कह सकते हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी, बात समझ में आ रही है दोस्तों या नहीं।
तो लगभग में भी दोस्तों हमारा जो है आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वैसे इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आएगा 5.08, लेकिन लगभग देखो तो लगभग ये 5.1 के पास बैठ रहा है। बात समझ में आ गई? चलिएगा भाई, आगे चलते हूँ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। ठीक है भाई, 60 छात्रों का औसत भार कितना भाई? 55 किलोग्राम है। और यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम है और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन में, इसमें बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। भाई देखो, 60 छात्रों का औसत भार कितना है? 55 है। जब 60 छात्रों का औसत भार 55 है तो इसका योग निकालो। तो योग कैसे निकालते हैं? गुणनफल करके। जितनी संख्या, संख्याओं का औसत में गुणा कर देंगे, योगफल आ जाएगा। तो 60 गुणे 55 कितना है भैया? गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 की 0 और 6 पंचे 30 3 33, तो ये आ जाएगा 3300। कितना आ गया भाई? 3300 आ गया भाई, एक जीरो इसके पीछे लग गया, 3300। टोटल योग कितना है भाई? 3300 है। हमसे पूछा है लड़कियों का और लड़कों का, तो लड़कियों का कितना भाई? गर्ल्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गर्ल्स बराबर के लड़कियों का औसत भार कितना भाई? 50 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार कितना है? 50 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ से हो गए आपके बॉयज़, बॉयज़ का औसत भार कितना भाई? 65 किलोग्राम है। ठीक है भाई, हमें ले आना कितना भाई? टोटल भार कितना है? टोटल, तो टोटल भैया है 3300। अब भाई यहाँ से हम क्या करेंगे? अब इसको करेंगे ऑप्शन से भाई। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त मैं ऑप्शन से करवाऊंगा। ठीक है भाई, ऑप्शन से, ऑप्शन से बहुत सरल हो जाएगा भाई ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर कौन सा उठाता हूँ भाई? डी वाला ऑप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है भाई, डी वाला ऑप्शन उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि डी इसका आंसर है, तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए भाई इसका डी ऑप्शन ले लेता हूँ। तो भाई डी ऑप्शन में मैंने लड़कियों का कितना है? 40 है और लड़कों का कितना है? 20 है। भाई देखो, ये संख्या है, लड़कियों और लड़कों की अलग अलग संख्या पूछी, तो मैंने इसका ऑप्शन नंबर डी ले लिया कि लड़कियों की संख्या 40 और लड़कों की संख्या मान लिया कि 20 है। लेकिन इनके औसत भार से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? योगफल। यदि इन दोनों का योगफल मेरा 3300 निकल के आ गया, तो एग्जैक्ट है कि ये लड़कियों और लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो भाई लड़कियों का औसत भार कितना था? 50 था, 50 किलोग्राम था ना लड़कियों का। लड़कियों का कितना था भाई? देखो, लड़कियों का औसत भार था 50 किलोग्राम, तो इसमें कितना है? 50, और संख्या कितनी दिखा रही है? 40, तो भाई 40 से इसकी गुणा लगा दो। और लड़कों का कितना भाई? 65 किलोग्राम है, और इसमें औसत भार कितना, संख्या कितनी दिखा रही है भाई? आपको सर 20 दिखा रही है। भाई इनकी सभी का गुणा कर दो और टोटल योग कर दो, जो यदि 3300 के बराबर आ गया, समझ लो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपको? सिर्फ 5 चौको 20 यानी कि 2000, तो ये हो गया आपका। और ये कितना हो जाएगा? 65 दूनी होता है आपका 113, 65 दूनी कितना हो जाएगा? 130, 65 दूनी 130 और एक जीरो, तो ये हो जाएगा 1300। भाई सबको जोड़ देंगे तो 2000 एक 3000, देखो 3300 आ गया। जब ये 3300 आ गया टोटल, और बॉयज़ कितने थे टोटल? भैया टोटल देखो, इसको जोड़ भी देंगे ना तो 40 20 कितना हो जाएगा? तो 40 20 60, तो 60 बराबर कितना आ गया? 3300 आ गया। यही तो आपको दिया 60 बराबर 3300, यही तो इसमें दिया 60 बराबर 3300, तो देखो यही आ गया ना। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? तो आपको भी सर इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आया वो बिल्कुल सही है कि लड़कियों का 40 है, लड़कों का 20 है। यही ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मतलब लड़कियां हैं 40 और लड़के हैं 20, तो टोटल छात्र हो गए 60, और 60 का योग हमने निकाल लिया था पहले ऑलरेडी 3300, और जब मैंने इसको ऑप्शन से किया तो देखो इनका भी मान कितना आ गया? 3300। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई भाई? इसको मैंने कैसे किया? ओपीटी से किया, यानी कि ऑप्शन से। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भाई आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो संख्याएं ए अनुपात बी जिनका अनुपात है 5:8, यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, अनुपात में 2:3 हो जाता है, तो ए और बी में अंतर ज्ञात करें। भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से बताया है। भाई देखो, ए अनुपात बी, देखो अनुपात भाई बटे में भी लिख सकते हैं भाई, आप कहोगे जी बिल्कुल, तो ये ए अनुपात बी कितना हो गया? ए बटे बी बराबर, ए बटे बी बराबर में कितना दिया गया? तो आपको सर ए बटे बी बराबर में दिया गया 5/8। कितना भाई? 5/8 है। अब कह रहा है कि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है। भाई इसके साथ में कोई एक वेरिएबल मान लो, भाई इसको मान लिया मैंने 5x, इसको मान लिया 5x और इसको मान लिया मैंने 8x। ठीक है भाई, कह रहा है कि ए में भी 5 जोड़ा जाता है और बी में भी 5 जोड़ा जाता है प्रत्येक में, तो ये हो जाएगा 5x + 5 और ये हो जाएगा 8x + 5। बात समझ में आ गई? क्योंकि दोनों में जोड़ा जाता है। तो हमारा जो अनुपात है वो कितना हो जाता है? 2:3, यानी कि 2/3 हमारा जो है वो रेशियो बन जाता है। बस इसकी भैया कैची गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? कैची गुणा कर देंगे तो 3 × 5 = 15x
प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 8 दूनी हो जाएगा 16x और 2 पंचे कितना हो जाएगा 16x प्लस कितना हो जाएगा 10। ठीक है भाई, इतना कर रही है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाले लेंगे। जो x की वैल्यू निकाले लेंगे तो a और b का दोस्तों हम यहाँ से मान आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 15x 16x, भाई कितना बचेगा x बचेगा, और 15 में से यहाँ से 10 माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 15 माइनस का 10 बराबर आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना आ गया भाई 5। जब x का मान 5 आ गया तो बस हमसे पूछा था a और b में अंतर। तो भैया x का मान जब 5 है और इसका मैंने माना था 5x, इसका माना था 8x, तो भाई इसका मान रख देंगे। x का मान किस में रख देना है, तो x का मान a अनुपात b में रख देना है। तो a अनुपात b था कितना, a का मान है भैया 5x, b का मान कितना है भाई 8x, भाई रख दो। तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा भाई। जब इसमें x की वैल्यू हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 यानी कि 25, 8 में रख देंगे 8 पंचे 40, तो 25 अनुपात 40 रेशियो आ गया भाई। अंतर पूछा है तो 25 और 40 के बीच में कितने का अंतर है भाई, अंतर पूछा है ना भाई, तो अंतर बताओ दो कितने का है। तो यहाँ से हम इसके बीच का अंतर निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। 40 माइनस के 25 का अंतर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15। तो अंतर कितने का आ गया भाई 15 का। ये इस क्वेश्चन का आंसर भाई ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। कितने का अंतर आ गया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 15 का अंतर आ गया भाई। अंतर कितने का आ गया भाई, अंतर जो है वो 15 का आ गया, क्योंकि यहाँ से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें वेरिएबल 5x और इसको 8x मान लिया था, बस गुणा कर दी 25 ये 40, अंतर कितने का आ गया 15 का। क्लियर, चलेगा आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यदि 8a5 1 4 6b 88 से विभाज्य है तो b माइनस a का मान क्या है भाई। ठीक है, तो b माइनस a का मान पूछा है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व, देखो विभाज्य से है ना, तो भाई इनको सबको जोड़ दो। तो ये कितना आपका 8 प्लस a प्लस 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 और प्लस कितना है आपका b। ठीक है भाई, ये आपका डिविजिबिलिटी रूल है भाई। 88 से विभाज्य है तो b माइनस a, भैया किससे विभाज्य है भैया, ये बोल रहा है ये 88 से विभाज्य है। 88 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ क्या होता है भाई, 88 किसका है भाई, आप कहोगे सर ये हो जाएगा आपका 11 अट्ठे 88 का, भाई 11 का और 8 का। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है ना वो 8 से विभाजित होने चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के जो अंतिम 3 डिजिट है ना भाई ये वाले ये 8 से विभाजित होने चाहिए। तो भाई इसको विभाजित कैसे करेंगे भाई, देखो तो इसको विभाजित कैसे करेंगे, तो इसका मान क्या है b, तो b है ना भाई b, तो भैया b को विभाजित करना है तो 4 और 6, तो यहाँ पर भाई इसको हम रखेंगे, इसको यहीं पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ भाई। 8 6 कितना हो ये कितना आपका 4 और कितना है 6, भैया हमें b का मान पता करना है क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 अंक इस 8 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 तो 6 ये हो गए, 8 से विभाजित करना है मुझे। ठीक है, तो अब मैं b के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखूँ जिससे ये 8 विभाजित हो जाए भाई, तो भाई b का मान मैं यहाँ पर क्या रखूँगा भाई, 8 से यदि मैं काटूंगा अभी तो 8 पंचे 40 है ना, 6 बच रहा है, अभी भी 8 से कुछ कट सकता है क्या, 8 अट्ठे 64। यदि मैं b का मान यहाँ पर मैं 4 रख दूंगा, यदि मैं b का मान 4 रख दूंगा तो ये कट जाएगा 8 पंचे 40, 8 अट्ठे 64, 58 बार कट गया ना। तो यहाँ से भैया b का मान मैंने कितना रखा था, b का मान रखा है 4, तो यहाँ से मुझे b का मान कितना मिल गया मेरे भाई, आप कहोगे सर आपको यहाँ से b का मान मिल गया है 4। अब मुझे यहाँ से किसका मान पता करना, अब यहाँ से मुझे a का मान पता करना है। तो अब a का मान क्या करेंगे भाई, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 11 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो या तो 0 हो या 11 हो या 11 से मल्टीपल हो जाए। समझ रहे हैं ना भाई, 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि या तो वो 0 हो या 11 से वो मल्टीपल हो जाए या तो 11 हो जाए। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 8 5 13 और 13 1 14। ठीक है भाई, अब या तो इनको जोड़ के भाई किससे भाग देना पड़ेगा भाई, या तो 11 हो जाए या 11 से। ठीक है, अब इसमें से देखो इवन ऑड निकाल लो भाई। ठीक है, इवन और ऑड निकाल लो यहाँ से। तो इवन ऑड कैसे निकालेगा भाई, देखो इवन ऑड निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो इवन ऑड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इवन ऑड निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इवन ऑड। कैसे निकालेंगे भाई, देखो 8 क्या है आपका, 8 है, a है 5 1 4 6, b का मान तो पता ही आपको क्या आ गया 4, तो यहाँ पर मैं b का मान डायरेक्टली 4 लिख देता हूँ। ठीक है, इवन ऑड निकाल लो 8 5 4 4। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा a का 1 और ये इसका 6। ठीक है भाई, तो इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 13 4
तो यहाँ से ऑड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 4 17 और 17 4 23। तो ये कितना आ गया भाई, 17 4 21, 21 हो गया। इवन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 6 1 7। इवन कितना आ गया, 7 ए आ गया भाई, कितना आ गया, 7 ए आ गया। तो इनके बीच में देखो, 7 ए आ गया भाई, ठीक है। अब भाई जब 7 ए आया है ना, तो यहाँ पर ए का मान मैं कितना रख दूँ, जिससे ये 21 है ना भाई, 21, ये भाई ये 11 से क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए 11 से भाग देने पर, या 11 का मल्टीपल हो जाए। तो भैया ये कैसे करेंगे, तो भाई 1 का मान यदि मैं यहाँ पर मैं 3 रख दूंगा, तो 7 तियाँ कितना हो जाएगा भाई, तो आपको सर 7 तियाँ ये 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जब 21 हो जाएगा तो 21 और ये 21, तो क्या हो जाएगा भाई, तो 7 तियाँ 21 हो जाए, सॉरी 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि ये जुड़ेगा ना भाई 7 ए, तो ये हो जाएगा 7 प्लस ए हो जाएगा। तो 7 ए का मान मैं 3 रख दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है या तो इनका अंतर 11 हो, या 0 हो जाए, या 11 का मल्टीप्लाई। तो 21 माइनस और 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंतर कितने का आ गया, 11 का। जब इनके बीच का अंतर कितने का आ गया, 11 का। तो यानी कि ए का मान मैंने क्या रखा, 3 रखा, तभी तो ये 11 आया। जब ये ए का मान मैंने यहाँ पर दिया 3 रखा, तभी तो ये 11 आया। तो यानी कि ए बराबर मुझे ए का मान भी पता चल गया, कितना है भाई, 3 है। ए का मान भी यहाँ से आ गया 3, हमें बताना है बी माइनस ए का। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ से लिख सकता हूँ भाई बी माइनस ए बराबर, बी का मान है 4 माइनस ए का मान है 3, बराबर कितना आ जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एक इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूज किया होगा आपको डिविजिबिलिटी रूल में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। क्लास को दोबारा कर लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम 3 अंक भाग दिया, बी का मान आ गया 4, और यहाँ पर बी का मान जब था 4, ए का निकालना था, तो यहाँ से इवन ऑड किया। तो भाई देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है या तो अंतर उसका 11 का हो, ठीक है, या अंतर 11 हो, या वो 11 से मल्टीपल हो जाए, ठीक है भाई। चलिएगा आगे चलता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ चुका है भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले 45% जो छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां, यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत कितना भाई। हमें किसका बताना भाई, फेल वालों का, हमें केवल फेल वालों का बताना है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का। भाई देखो देखो आप सभी जानते हो कि हर चीज़ क्या होती है, 100% होती है भाई, हर चीज़ 100% होती है, ठीक है। जब हर चीज़ 100% होती है, 100% में से 45% आपके छात्र लड़के हो गए, ठीक है भाई, 45% छात्र लड़के, तो शेष लड़कियां कितनी हो जाएंगी, आपको सिर्फ 55% लड़कियां हो जाएंगी। तो आपको सर ये तो हो गई गर्ल्स और ये हो गए आपके बॉयज़, ठीक है भाई। आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो 45 से, या तो 55 से निकाल लो, ठीक है। मैं यहीं से निकाल लेता हूँ, ठीक है। यदि मैं 45 की फ्रैक्शन करूँगा तो 45 की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको फिर इसकी फ्रैक्शन कर देंगे तो ये हो जाएगा 45/100, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 45 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, भाई इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 9/20। यानी कि कुल छात्र, ये जो 20 हमारे क्या हो गए, तो आपको सर ये हमारे निकल के आ गए कुल छात्र। अब कुल छात्रों में से 20 में से क्या है, ये आपके 9 लड़के हैं, ये क्या हो गए बॉयज़। भाई टोटल छात्र हमारे कितने हैं, 20, जिसमें से 9 लड़के हैं, ठीक है भाई। यहाँ से निकाल लेते हैं भाई 45% की फ्रैक्शन की। तो हमारे कुल छात्र कितने भाई, आपको सर 20 है। अब 20 में से भैया लड़के कितने हो गए, 9, तो 9 क्या हो गए बॉयज़, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी गर्ल्स। आपको सर टोटल जब 20 है तो लड़के हैं 9, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 11। बात समझ में आ गई, लड़कियां कितनी हो जाएंगी 11। वो कह रहा है यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हैं, हमें किसका निकालना है, फेल वालों का। भैया लड़के कितने हैं भैया, 60% लड़के पास हैं। हमसे पूछा है कि फेल वाले छात्रों का रेशियो कितना है। तो भैया जब 60% पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, तो आपको सर 40%, तो 9 का 40% यहाँ से मैं निकाल दूंगा। 9 गुणे 40/100, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 दूनी 18/5, 9 दूनी 18/5, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा भाई, 18/5 में भाग दूंगा, तो 5 तियाँ 15, और ये कितना हो जाएगा 3 5 31, तो 3.6 आ गया भाई ये। इसको देखो 11 में 70% लड़कियां पास हो गई। जब 70% लड़कियां पास हो गई तो फेल कितनी हुई होंगी, आपको 30% लड़कियां फेल हो गई होंगी। तो ये हो जाएगा 11 गुणे 30/100, तो 0 से 0, 11 तिया हो जाएगा 33/10, तो 33/10 का मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव का अंक आ जाएगा, तो 3.3 हो जाएगा भाई, 3.3। तो भाई यानी कि लड़कियां कितनी होगी, 3.3। भैया 3.3 और लड़के 3.6%, ये फेल हो गए हैं। बात समझ में आ गई।
तो टोटल कितने फेल हो गए भाई, जोड़ दो सबको, तो टोटल कितने फेल हो गए। तो यहाँ पर मैं निकाल सकता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 3.6 प्लस कितना हो जाएगा 3.3, यानी टोटल कितने फेल हो गए 6.9। ये कौन वाले हैं, ये जो है ना ये फेल वाले हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फेल वाले। तो ये हो गए फेल वाले आ गए 6.9। ये जो 6.9% जो लोग फेल हुए हैं ना भाई, ये किस में से हुए, तो जो 6.9 लोग जो फेल हुए हैं ना, ये कुल छात्र में से फेल हुए हैं। तो कुल छात्र कितने हैं भाई, 20 हैं। तो ये हो जाएगा 20 और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई, देखो ये आपका कितना है, 0 से 0 ये आपका कट जाएगा भाई, 20 से काट दो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 की गुणा कर देंगे, 5 ने 45 की 5 कैरी करेगा 4, 5 31, 4 34, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना 34.5। किस ऑप्शन में भाई 34.5, ऑप्शन नंबर ए के पास है। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई भाई। देखो हमसे फेल वाले अनुपस्थित छात्र, फेल वाले छात्र पूछे थे कि कितने परसेंट है, पास वाला नहीं पूछा था। तो यहाँ से मैंने 45% की फ्रैक्शन रख दी, 9/20 आ गया। तो 20 हमारे कुल छात्र थे, जिसमें से 9 लड़के, तो 9 लड़के हैं तो 11 लड़कियाँ, तो जिसमें से 60% लड़के पास हो गए हैं। पास वाले से तो मतलब ही नहीं, हमें मतलब है फेल वालों से। तो जब 60% पास हो गए तो 40% फेल हो गए। तो भैया 40% निकाल दिया, तो 9 का 40% कितना हो गया 3.6। ठीक वैसे ही 11 में 11 लड़कियाँ थी, जिसमें से 70 लड़कियाँ उत्तीर्ण, 70% लड़कियाँ उत्तीर्ण हो गई। तो फेल कितनी हो गई होंगी 30%, तो 11 का 30% कितना आ गया 3.3। तो टोटल कितने फेल हो गए भाई, जोड़ दिया तो 6.9 कुल छात्र फेल हुए हैं। और किस में से, 20 छात्रों में से। बस परसेंट निकाल लिया, कितना आ गया 34.5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला है कि गौरव ने 6 रुपये में 5 की दर से 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। ठीक है भाई, 6 रुपये में 5 वस्तुएं के हिसाब से उसने खरीदा, और कुछ वस्तुओं ने 11 रुपये में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। तो उसके हानि प्रतिशत की गणना करें। भाई देखो, एक होता है हानि, हानि बराबर क्या होता है CP माइनस SP। यदि मैं आपके हानि बराबर, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, केवल हानि, हानि प्रतिशत का नहीं पूछ रहा हूँ, हानि का पूछ रहा हूँ। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। यही तो होता है कि भाई हानि क्या होता है कि आपने कोई वस्तु खरीदी, आप खरीद के लाए 500 रुपए की और मार्केट में जाके 400 रुपए की बेच दी, तो आपको भैया 100 रुपए की हानि होगी। आपको होगी जी बिल्कुल, यानी खरीदी हुई चीज को किसी कम, यानी कि ज्यादा रुपए में खरीदी गई चीज को कम रुपए में बेच देना हमारी हानि कहलाती है। ठीक है भाई, अब देखो, अब हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला पता होगा कि हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्योंकि प्रतिशत है तो भाई गुणा से 100 करेंगे। तो यहाँ से कह रहा है कि 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से खरीदा। तो यहाँ से देखो पहले CP निकालो, CP बराबर कितना भी 6 रुपये में 5, यानी कि 6/5। 6 रुपये में उसने 5 वस्तुएं खरीदी, और भाई बेचा किस में है भैया, SP कितना हो जाएगा 11 रुपये में उसने 10 के हिसाब से बेच दी। तो ये हो गया 11/10। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो अब भैया हानि वाले में इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको सर हानि प्रतिशत निकाल रहा हूँ, यानी कि हानि निकाल रहा हूँ, तो लॉस बराबर इसको माइनस कर दो। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भैया 5 10, 5 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10 6, और यहाँ पे कितना है आपका 5 10 का एलसीएम कितना आ गया, ये आपके 10 आ गया। ठीक है भाई, 6 से ये कटेगा भाई कितनी बार, 2 3 6 2 5 10, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा भाई 12, और 10 ये आपका कितना हो जाएगा माइनस का, माइनस का कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा भाई 11। बात समझ में आ गई, ये 12 माइनस 11 कैसे आया भाई, 5 दूनी 10 होता है, जब 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 10 एकम 10, तो 11 एकम 11, 12 माइनस 11 बराबर कितना आ जाएगा 1/10। तो हानि हमें कितने की हुई है भाई, हानि जो हमें हुई है वो 1/10 की हुई है। लेकिन हमसे हानि नहीं पूछा मेरे दोस्त, हमसे क्या पूछा है हानि प्रतिशत, हमसे क्या पूछा है हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ही होता है क्या, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि क्रय मूल्य बटे, सॉरी हानि बटे यानी कि L/CP, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये होता है दोस्तों हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। अब हमें L का मान निकालना था कि हमें हानि कितनी की, हमें हानि जो हुई है ना वो 1/10 की हुई है, यानी कि 1 रुपये में 10 के हिसाब से हानि हो गई है। जब आपको हानि पता है, क्रय मूल्य आपको भी पता है कि 6/5 है, बस निकाल सकते हो भाई। हमें हानि पता नहीं थी, तो यहाँ से मैंने L का मान कितना निकाला 1/10, तो यहाँ पर सिंपल आपको लिख देना 1/10 बटे क्रय मूल्य कितना भाई 6/5। जब 6/5 है तो ये भैया 6/5 नीचे भाग में है, तो ये ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा भाई। जब ये नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्टली गुणा में लिख लेता हूँ कितना, तो 1/10 गुणा कितना हो जाएगा 6/5, और गुणा कितना आ जाएगा 100।
ये है तो भाग में, लेकिन ये ऊपर जाके गुणा में हो गया। अब इसको मैं कैलकुलेट, देखो ऊपर जाएगा, देखो ऐसे करो, ऐसे समझो, नहीं तो आपको सर समझ में नहीं आया। 1/10 बटे CP कितना था, CP था हमारा 6/5, 6/5। ये 5 देश तो किस में है, भाग में है। भाग में तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर किस में आ जाएगा, गुणा में, और ये 6 आपका गुणा में, नीचे यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो ये 5/6 ऊपर पलट जाएगा ना जाके, ठीक है भाई, ऊपर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से भाई गुणा कितना है भाई, 100 है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये कितना हो जाएगा नीचे, ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, 5 एकम 5 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 1/12 और गुणा में कितना आ जाएगा 100। तो यानी कि 100/12। तो 100/12 करेंगे तो किससे भाई भाग जाएगा, तो 12 से काटेंगे, 12 अट्ठे 96, 96 बचा, 4 बचेगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 8 सही 1/3%। तो कितना आ गया मेरे भाई, 8 सही 1/3% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ए अनुपात बी की आय, ए और बी की आय का अनुपात कितना है भाई, 3:4 है, और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना है भाई। ए और बी की हमसे क्या पूछा है भाई, बचत का अनुपात पूछा है भाई। देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का हमें कितना दिया गया, ए अनुपात बी की जो है ये आय है, आय का अनुपात कितना है भाई, आय का अनुपात है इनका 3:4, 3:4 है। और इनके खर्च का अनुपात कितना भाई, खर्च का अनुपात है भाई 9:5, ठीक है भाई, 9:5 है भाई। इनके साथ में एक वेरिएबल मान लेते हैं भाई, आय माइनस खर्च क्या होती है, बचत, यानी कि जो हमारी इनकम है उसमें से हमने जो खर्च किया और जिससे हमारा जो रुपया होता है वो हमारी बचत होती है। इसके साथ में मैंने वेरिएबल मान लिया x, इसका भी x, और इसका खर्च का मान लिया वेरिएबल y, ठीक है भाई, 9x और 5y, ठीक है, 9y प्लस 5y, ठीक है। अब यहाँ से मैं अब आगे एक बात बोलिए कि ए की आय जो है ना वो बी के खर्च के, बी का खर्च कितना है भाई, 5 है, ए की आय कितनी है, 3 है। ये जो 3 है ना ए की आय, तो यहाँ से मैं सबसे पहले निकालूंगा ए की आय का, ठीक है भाई, सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए की आय। ए की आय यहाँ से मैं सबसे पहले निकालूंगा ए की आय। तो ए की आय जो है ना वो बी के खर्च के, तो बी का खर्च कितना है, 5 है, बी का खर्च कितना है भाई, 5 है, और इस 5 के 3 गुने के बराबर, तो 5 का मुझे कितना करना पड़ेगा, तो इस 5y का 3 गुना कर दो, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में बोला है कि ए की आय जो है वो बी के खर्च के 3 गुने के बराबर, तो 3 गुना कर देंगे भाई, बी का खर्च है 5, 3 गुने के बराबर कितना हो जाएगा, 5 3 15 तो ए की आय कितनी आ गई भाई, 15। ए की आय कितनी आ गई भाई, 15। अब निकालते हैं भाई बी की आय कितनी हो जाएगी भाई, बी की निकालते हैं। तो बी की आय क्या हो जाएगी भाई, इसकी भी वही है, इसके 3 गुने के बराबर है, 3 गुने के बराबर हो जाएगी इसकी भी। तो बी की आय किसके बराबर है, बी की आय, तो बी की आय कितनी है भाई, आपको सर 4x, सॉरी हाँ 4x हो जाएगा, 4x बराबर किसके, ए के खर्च के, सॉरी ए की बी के खर्च के, तो बी का खर्च कितना है, 5y है, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ 4x कितना हो जाएगा, गुणे 5y, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौको 20, यहाँ पर सॉरी y लिख लिया, यहाँ पे केवल 4 लिख लिया ना आपको, 4, ठीक है भाई, 4, 5y गुणा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि भाई बी का जो खर्च है ना, बी के खर्च के 3 गुने के बराबर था, इसका तो आ गया 15 और इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी का आय इतना है, खर्च है, तो ये कितना, इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी भाई, बी का तो आप लोग निकाल सकते हो भाई। आप बताओ बी 4 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, तो टोटल इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, तो 5 और 4 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, तो ये हो जाएगा 20। तो भैया इसकी बी की आय कितनी निकाल दी मैंने, 20। यहाँ से बी की आय हमने निकाल ली है 5 चौको 20, क्लियर। तो अब यहाँ से मैं रख सकता हूँ कैसे, देखो 15 और ये कितना है आपका माइनस का 9। अब इसका जो हमारे जो ये तो आ गई हमारी क्या है, आय निकल के आ गई है, ठीक है, ये हमारी आय निकली है, और आय बराबर माइनस खर्च बराबर क्या होता है, बचत। अब आय को मुझे किससे घटा देना भाई, खर्च से। अब इस आय को हमें किससे घटाना भाई, खर्च से घटाना है। खर्च हमारा कितना भाई, खर्च हमारा ये देखो हो रहा है, खर्च हमारा क्या है 9 और 5 भाई। ए का आय कितनी है भाई, आप बताओ, ए की आय कितनी है भाई 15। अब आय कितनी है 15। अब इसमें से यदि मैं खर्च माइनस कर दूंगा तो बचत आ जाएगी, तो मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, बचत निकाल रहा हूँ, बचत। यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, बचत। खर्च आय कितनी है 15, खर्च कितना कर रहा है 9, 15 माइनस का 9
ब्रैकेट क्लोज, रेशियो लगा देंगे। अब भाई बी की आय कितनी है भाई, बी की आय है 20/20 माइनस भाई आय कितनी होगी 20 और खर्च कितना कर रहा है भाई 5/, माइनस कर देंगे 5/। तो ये हमारा खर्च आ गया भाई, 15 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 6/, अनुपात 20 में से 5 जाएगा, आपका होगा सर 15/। 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 6, सॉरी 3 से कटेगा भाई, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये आ गया 2:5। तो ये देखो बचत का अनुपात कितना आ गया 2:5, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई। तो बचत का जो रेशियो कितना निकल के आ गया भाई 2:5। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना था बस, और कुछ नहीं। समझ में आ गया भाई कितना हो जाएगा 2:5। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो, भैया क्या पूछा है, जो 6 से विभाज्य ना हो, तो भाई ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं देखो जो 6 से विभाज्य ना हो। भाई पूर्ण वर्ग देखो जो 6 से विभाजित ना हो, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाजित ना हो, पूर्ण वर्ग 6 से विभाजित ना हो, 6 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ठीक है भाई, विभाजित ना हो। अब देखो यहां पर देखो शेषफल पूछा है कि यदि उसे 6 से विभक्त कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो शेषफल इसमें 3 जगह दे रहा है, मतलब 3 डिजिट में दे रहा है, 1 3 या 5, 1 3 या 4, 1 2 या 5 या 1 2 या 4, ठीक है भाई। तो 3 डिजिट तक भी आप इसको पूर्ण वर्ग 6 से विभाजित ना हो ऐसी संख्या को मानो। तो भाई पूर्ण वर्ग कितना हो जाएगा आपको सर, ये 9 हो जाएगा। एक तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, ठीक है भाई। 2 का वर्ग 4 होता है तो 4/6 विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 से, लेकिन और ये कितना 9 से, 6 से विभाजित ना हो, अच्छा 6 से विभाजित ना हो पूछा, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये देखो 6 से विभाजित तो नहीं हो रहा है, लेकिन 6 से यदि इसे विभक्त कर दिया जाए तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। तो भाई ये मैंने कितना मान लिया भाई, ये मैंने मान लिया जो 6 से विभाजित नहीं हो रही है पूर्ण वर्ग संख्याएं, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित नहीं हो रही हैं, ठीक है भाई। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। अब भाई अब कह रहा है जब विभाजित नहीं हो रही है तो इसे 6 से विभक्त कर दो। तो अब इसे क्या करना, अब इसे सभी को 6 से भाग दे दो, इसको भी 6 से भाग दे दो, इसको भी 6 से भाग दे दो, इसको भी 6 से भाग दे दो, और जो भी रिमाइंडर होगा वो हमारा फाइनली आंसर होगा। तो इसको मैं भाग दूंगा 6 एकम 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर यहाँ से बचे मेरा 3, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा आपको सर 4, 6 से काट देंगे 6 चौको 24, तो यहाँ से रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा 1। तो भैया देखो 3 इसका बचा, 4 इसका बचा, 1 इसका बचा, तो कौन सा ऑप्शन है भैया 1 3 या 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई 1 3 या 4। भाई देखो पूर्ण वर्ग 6 से विभाजित ना हो ऐसी संख्या देखनी थी, तो वो आ गई हमारी 9 16 25, तो यहाँ पे देखो भाई आ गया 3 4 1। बात समझ में आ गई। चलिएगा ऊपर वाली जो संख्या थी ये विभाजित ना हो, और जब ये विभाजित हो जाए तो ये देखो 6 से विभक्त कर दिया। क्लियर। चलिएगा आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 10 व्यक्तियों वाली समिति की औसत आयु में 3 की वृद्धि होती है जब 35 वर्ष 48 वर्ष 49 वर्ष वाले 3 पुरुषों का स्थान 3 महिलाएं ले लेती हैं, तो तीनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करें। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो औसत बराबर क्या होता है कि संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। औसत आयु भाई देखो व्यक्ति कितने हैं भाई 10 है, ठीक है। औसत आयु में देखो कह रहा है कि 3 की वृद्धि हुई है, औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई है 3 की। अब हमें नहीं पता कि इसकी औसत आयु कितनी है। भाई देखो औसत आयु निकाल लेंगे सबसे पहले, तो औसत आयु निकालो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ औसत आयु, इसका योग निकालो सबसे पहले। अब हमें नहीं पता इसकी औसत आयु कितनी है भाई, ऐसा करो इसकी औसत आयु आप मान लो ए, इसकी औसत आयु ए है। तो औसत का जो एक तरीका क्या होता है, सबसे पहले योगफल निकालते हैं। तो योगफल कैसे निकालते हैं कि जैसे 10 व्यक्तियों वाली समिति की औसत आयु में कह रहा है कि 3 की वृद्धि कह रहा है, तो भाई हमें नहीं पता इसकी औसत आयु कितनी, मान ली कि इसकी औसत आयु ए है। कितने व्यक्तियों की, 10 व्यक्तियों की, तो भाई इसमें गुणा कर देंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा आपको सर, ये हो जाएगा 10A। कितना हो जाएगा 10A, ठीक है भाई। अब ये व्यक्तियों की औसत आयु कितनी निकल के आ गई 10A, लेकिन इनमें से आपके 35 वर्ष 48 वर्ष 49 वर्ष वाले 3 पुरुष भी शामिल हैं। कितने वर्ष के हैं भाई 35 48 49, भाई सबको जोड़ देंगे। भैया कितने हैं भाई 35 वर्ष प्लस 48 वर्ष प्लस कितना है आपका 49 वर्ष, सबको जोड़ दो, इनका योग कितना निकला 8 5 13,
9 8 17, 17 5 22, 22 की 2 कैरी करेगा 2, 4 4 8 3 11 और 11 और 2 हो जाएगा 13, 132। ये आ गया टोटल, इनका योग कितना आ गया 132। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या, भाई औसत का फॉर्मूला। तो संख्याओं का योगफल कितना निकाला मैंने 10 है, सबका योगफल करेंगे तो ये कितना इसका 10a है। ये देखो 10 व्यक्तियों वाला हो गया, बराबर माइनस कर देंगे, माइनस 132 क्या हो गया भाई, तीन पुरुषों की आयु है ये, और इनके स्थान पर क्या आ गई भाई, 3 महिलाएं आ गई हैं। यानी कि 132 जो थे ये भाई क्या हो गए, इतने आयु के लोग चले गए और उनके स्थान पर महिलाएं आ गई। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे क्योंकि वो चले गए हैं, तो माइनस कितना हो जाएगा 132 प्लस, अब उनकी जगह भाई 3 महिलाएं आ गई हैं। महिलाएं कितनी आ गई भाई 3, तो महिलाएं निकालनी है हमें कि महिलाएं कितनी, तो उनकी महिलाओं की औसत आयु निकालनी, तो महिलाओं की औसत आयु भाई m मान लिया भाई। ठीक है, बटे कितना भाई, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 10, बराबर बराबर। अब जो ये औसत आयु वो a मानी थी, उसमें से अब किसकी वृद्धि होगी, आयु में कह रहा है कि 3 की वृद्धि कर दी जाती। तो औसत आयु मैंने कितनी मानी थी a, अब a में कितने की वृद्धि होगी, 3 की वृद्धि होगी, तो a + 3। भाई महिलाएं आ गई हैं, तीनों महिलाएं पुरुष की जगह, तो प्लस m, यानी महिलाएं बढ़ गई हैं, पुरुष चले गए, महिलाएं बढ़ गई, बटे 10 बराबर। औसत आयु में कह रहा है कि 3 की वृद्धि हो जाती, तो औसत आयु a थी हमारी, +3 हमारी वृद्धि हो गई। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग। अब तो भैया कैलकुलेट कर लोगे आप लोग आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 10 की ये बराबर भी इधर चला जाएगा, ये चला जाएगा, इसमें गुणा में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10a माइनस का 132 प्लस m बराबर, ये हो जाएगा 10a प्लस 10 तियाँ 30 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, देखो 132 m है ना भाई, ये आपका 10a + 30, तो यहाँ से मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जो m होगी ये हमारी क्या होगी, महिलाएं। ठीक है, m से क्या होगी, महिलाएं, बराबर। यहाँ पे देखो ये आपका 10a है, ये आपका 10 है। ठीक है, ये आपका कितना है 10 है, और यहाँ पर भी आपका कितना है 10 है। अब ये आपका देखो 132 और प्लस का 30, ये माइनस के इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 132 और 30, तो ये कितना हो जाएगा 162। तो ये कितना हो गया, m बराबर आ गया 162 बटे में कितना हो जाएगा भाई, बटे में हमें क्या निकालना था, योगफल। देखो 10a से ये 10a आपके खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 132 और 30 कितना हो गया 162, और औसत का फॉर्मूला ही होता है संख्याओं को योगफल बटे संख्याओं की संख्या। कितनी महिलाएं आई थी, 3 महिलाएं आई थी भाई, 3 से भाग दे दो, 3 महिलाएं आई थी ना, हमें तो इनकी औसत आयु निकालनी है। तो औसत आयु का फॉर्मूला ही होता है क्या, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो टोटल संख्या 162 होगी, 3 महिलाएं आई थी, 3 से भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 × 5 = 15 और 1 बचेगा 12, 3 × 4 = 12, तो कितना आ गया भाई 54 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 54 वर्ष दोस्तों महिलाओं की औसत आयु निकल के आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति कार्य को 54 दिनों में पूरा कर रहा है। भाई 54 दिनों में पूरा कर रहा है, और यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन ज़्यादा लग जाते हैं। तो प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। तो भाई देखो हमें नहीं पता है कि निश्चित संख्या कितनी थी। भाई निश्चित संख्या हमने मान ली कि भाई वो कितनी थी, x थी। कितनी थी भाई, x थी। ठीक है, और x व्यक्ति जो है वो 54 दिनों में कार्य को पूरा कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं, तो x गुणे हो गया आपका 54 बराबर। अब कह रहा है कि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते, भाई मैंने व्यक्तियों की संख्या कितनी मानी, x। अब इसमें से मेरे दोस्त 15 व्यक्ति कम हो गए। जब 15 व्यक्ति कम हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x व्यक्ति थे, x में से 15 कम हो गए, तो आपको सर ये हो जाएगा x - 15। कितना हो जाएगा, x - 15, क्योंकि भाई टोटल व्यक्ति मेरे थे 15, टोटल मैंने व्यक्ति कितने माने थे, x में से 15 व्यक्ति हमारे कम हो जाते हैं, तो हो जाएगा x - 15। तो कार्य पूरा होने में 18 दिन ज़्यादा लगते हैं भाई। अब तो 18 दिन ज़्यादा लगने लगे, किससे, क्योंकि भैया जहां मुझे 54 दिन लगते थे अब उससे मुझे 18 दिन ज़्यादा लगने लगे हैं। तो 54 18 जोड़ दो, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 54 + 18। भैया 54 दिन लगते थे, तो 54 + 18 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा, 72। बात समझ में आ गई। तो अब कितना दिन ज़्यादा लग रहा है भाई, अब तो मुझे टोटल जो समय लग रहा है वो 72 लग रहा है। क्यों, क्योंकि 54 + 18 भी कितना हो जाएगा, 72, क्योंकि जहाँ 54 दिन लगते थे अब 18 दिन अधिक लगने लगे हैं, तो कितना हो गया 72। बस कैलकुलेट कर लो, बस हो गया आंसर भाई। कैलकुलेट करना भाई और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, x × 54 बराबर कितना हो जाएगा, आपको सर ये हो जाएगा 54x बराबर 15 की गुणा 72 में कर देंगे, 15 दूनी 30,
ये कितना हो जाएगा भाई आपको सर 54x, और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 72x माइनस 54 की गुणा कर दो, सीधे 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 गुणा कर दो भाई, ठीक है। 72 की गुणा कर दो, ये x माइनस 15 था तो ये हो जाएगा 72x, अपोजिट लिख रहा हूँ मैं, 72x माइनस गुणा कर देंगे 15 दूनी 30, 0 15 सत्ते 105, 3 8, 108, 1080 कितना आ गया भाई 1080। भैया ये 54x से 72x माइनस हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा आपको सर 54 में से 72 माइनस हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 18x बराबर कितना आ जाएगा 1080। 1080 तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, और जो x की वैल्यू क्या थी, व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कितनी मानी थी मैंने, x ही मानी थी। व्यक्तियों की संख्या मैंने कितनी मानी थी, x ही तो मानी थी, तो x की वैल्यू निकाल देंगे। तो व्यक्तियों की संख्या ही तो पूछी है, तो ये हो जाएगा 108 0 बटे 18, 18 छिक्का होता है 108 और 0 आ जाएगा, यानी कि जो व्यक्तियों की संख्या थी प्रारंभ में वो 60 थी। कितनी थी मेरे भाई, प्रारंभ में जो व्यक्तियों की संख्या थी वो कितनी थी, 60 थी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भाई यहाँ पर लिख लेना भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, ठीक है। कह रहा है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का एक चौथाई यानी कि 1/4 और प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आज जो क्वेश्चन है ना भाई प्रैक्टिस करना, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है भाई, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दिए गए। देखो हमें नहीं पता इसका मूलधन कितना, भाई मूलधन कुछ भी मान लो भाई, मैंने मान लिया कि मूलधन इसका 1 है, ठीक है। मूलधन कितना मान लिया मैंने 1, ठीक है भाई, p बराबर 1। राशि कितना है 1/4 है, ठीक है भाई। दर कितनी भाई, दर हमें नहीं पता, दर हमने मान ली r, दर कितनी मान ली r है। और ये साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। समय प्रतिवर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या के 4 गुनी के बराबर है। अच्छा भाई ब्याज दर से जो ब्याज दर है जो वर्षों की संख्या की 4 गुनी है, यानी ब्याज की दर है r, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है, समय। और समय जो है ना वो कैसा है, 4 गुना है किसके, दर में वर्षों की संख्या की। तो दर हो गई 4 और समय कितना 4 गुना, तो ये हो जाएगा r/4। बात समझ में आ गई, r/4। और साधारण ब्याज की राशि का कितना, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना, SI बराबर कितना 1/4 है, तो 1/4 कितना हो गया भाई आपको सर, ये हो जाएगा 1/4। और साधारण ब्याज बराबर का फॉर्मूला तो आपको पता ही, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो साधारण ब्याज कितना होता है भाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणे 1 प्लस r² बटे कितना हो जाएगा, समय हमारा आपको पता, r² बटे कितना हो जाएगा 100, r² बटे 100 होता है भाई, ठीक है। तो बस इसको रख लेंगे भाई, इसको रख लेंगे भाई, ठीक है। साधारण ब्याज में इसको हम रख लेंगे, तो इसको भाई फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, SI बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस r है, दर का कैसा है 4 गुने के बराबर है, और ब्याज की दर में 2% की वृद्धि भी हो रही है, 2% की वृद्धि भी हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2% की वृद्धि कब हो रही, ब्याज की दर में। तो सबसे पहले ब्याज की दर निकालो और उसमें 2% की वृद्धि करनी है, ठीक है। तो दर कितना हो जाएगा, r/4 है, तो 4 गुने के बराबर, तो ये हो जाएगा r², या r/r से अच्छा है कि r² लिख देता हूँ, बटे 4, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि r/4 है ना भाई, तो r/4 और पूरे के बटे में कितना आएगा 100, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। बस अब सीधे सीधे आप रख सकते हो। अब सीधे सीधे मान रखना भाई, साधारण ब्याज का मान कितना दे रखा भाई 1/4, तो यहाँ पे लिख दिया 1/4 बराबर 1 प्लस r²। तो ये r² कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस r², यानी कि r²/4। ये नीचे 100 भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा कितना, ऊपर तो r² ही बचेगा और बटे में 100 चौको 400, तो r² बटे कितना आ गया 400, r² बटे 400, तो ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 100 बार कट गया, तो r² बराबर कितना आ गया 100। जब r² बराबर 100 है तो स्क्वायर कटेगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो r बराबर कितना आ गया 10, तो 10% आ गई हमारी दर। अब ये बोल रहा है दर तो आ गई 10%, लेकिन 2% की वृद्धि भी तो हो रही है, तो इसमें 2% की मैंने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो अब दर कितनी होगी, अब होगी नई दर जो होगी हमारी 12%। नई दर में जो वृद्धि होगी वो हमारी कितनी होगी, 12% की दर आ गई। ये हमारी क्या आ गई, नई दर आ गई 12%। तो हमसे पूछा कि साधारण ब्याज कितना होगा, कितने में, 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों का कुल ब्याज निकाल देंगे, तो भाई 1 साल में 12%, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, 12 3 36%। तो भाई 3 साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा आपको सर, ये हो जाएगा 3 साल का ब्याज 36%।
3 साल का ब्याज कितना होगा भाई 36% के हिसाब से जोड़ लो 5,000 रुपये पर। तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो इसमें कर देंगे कैलकुलेट इसको। तो भाई 36% दर है हमारी, दर होगी 36 बटे कितना हो जाएगा 36/100 गुणे रुपए कितने हैं भाई 5,000। बस कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 36 पंचे कितना हो जाएगा भाई 36 पंचे 180 और ये आपकी 0, तो कितना हो गया 1800। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा भाई 1800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से मैंने क्या निकाला 10, 10 में बोला दर निकाला, दर कितनी आ गई 10 और 10% में 2% की वृद्धि होगी तो 12। जब 1 साल का 12 तो 3 साल की 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में पूछा तो 12 3 36% हो जाएगा। और 36% की फ्रैक्शन 36/100 गुणा कितना कर दिया 5,000, 5,000 में दिया गया था क्योंकि 5,000 3 वर्षों के साधारण ब्याज पूछा था। तो ब्याज कितना हो जाएगा भाई 5,000 रुपये के हिसाब से 36% की दर से 3 साल में 1,800 रुपये। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का एलसीएम। भाई देखो एलसीएम का मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो भैया सभी को पता होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो होता है भाई, यही तो होता है। और यहीं से देखो मेरे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना है। तो भैया इसको मान लो आप ए और इसको मान लो बी, ठीक है। ए 75 है, बी कितना है 5 है, ठीक है। तो दो संख्या हैं, तो दो संख्या कौन कौन सी हैं आपकी ए बी हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है ए बी बराबर एलसीएम कितना है 75, ये कितना है 5 है। तो गुणा कर देंगे तो 75 पंचे कितना हो जाएगा 375। तो भैया इनका कितना आ गया आपको सर, ये तो आ गया हमारा 375, ठीक है। हमसे पूछा है और इनका अंतर बोला है 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना, अंतर कितना भाई, अंतर तो हमें 10 बता रहा है, ठीक है भाई। अंतर कितना बता रहा है 10। तो यहाँ पर भाई दो संख्याओं का गुणनफल ए बी है, तो यहाँ पर गुणनफल पूछा तो यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा भाई। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है भाई, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको भाई क्या कर देंगे भाई, इसको लिख सकता हूँ भाई मैं कैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab रख दो भाई, इसमें मान रख देंगे भाई इसका। तो भैया ए माइनस बी का अंतर कितना भाई 10 है, तो ए माइनस बी का अंतर कितना बोला जा रहा है, ए माइनस बी बराबर अंतर हमें है 10। ये तो हमें देखो बुक में ही क्वेश्चन में ही दिया गया कि अंतर कितना है ए माइनस बी बराबर 10। तो बस इस फॉर्मूले में रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। ए माइनस बी का मान कितना है 10 है, तो ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए माइनस बी में कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 4ab। ए बी का मान कितना है 75 है, ए बी का मान कितना 75 है, 330 हो जाएगा, 4 गुणे 375। बस गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 दाम 100 हो जाएगा भाई, इसकी गुणा कर देंगे। ये कितना हो जाएगा भाई 375 चौको 4 पंचे 20 की 0, 4 सत्ते 28 2 30 की 0, 4 3 12 3 15 1500। ये कितना हो गया टोटल, ये कितना हो गया आपको सर, ये तो हो गया हमारा टोटल 1600। ये जो 1600 है ये किसका मान है भाई, ये मान जो चल रहा है ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, ए प्लस बी का स्क्वायर का मान है ये 1600। जब ए प्लस बी का जब ए प्लस बी स्क्वायर बराबर 1600 तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 1600 किसका स्क्वायर है भाई आपको सर, ये 40 का है। स्क्वायर कितना है भाई 40 का है, तो भाई कितना आ जाएगा आपको सर 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा भाई आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ए बी सी के सी व्यवसाय में 75,500 रुपये खर्च करते हैं भाई, ठीक है। ए बी सी ने कितना रुपया लगाया भाई 75,000 रुपये, ठीक है, साफ साफ लिखा है। ए बी से भाई देखो कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए बी है, बी है और कौन है भाई सी है, ठीक है। ए जो है ना वो बी से 3500 रुपये अधिक लगाता, अब हमें नहीं पता बी कितना लगाता। मान लो कि बी ने एक्स रुपये लगाई, बी ने भाई एक्स रुपये लगाए हैं और ए से वो 3500 रुपये अधिक लगाता है, यानी कि एक्स प्लस 3500, ठीक है भाई। एक्स प्लस कितना हो गया भाई 3500, और सी से 4500 अधिक लगाता है। बी जो है ना वो सी से 4500 अधिक लगाता है, तो सी कम लगाता होगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4500। बात समझ में आ गई, क्योंकि बी जो है ना वो 4500 सी से अधिक लगाता है, तो सी 4500 कम लगाता होगा बी से, तो ये एक्स माइनस 4500। जोड़ देंगे एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x, 3x ये प्लस में है ये माइनस में, तो 4500 माइनस ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1000 बराबर। टोटल व्यवसाय कितने का अभी, टोटल इन्वेस्ट कितना किया अभी 75,500, 75,500
कैलकुलेट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा तो 1000 रुपये और जुड़ जाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 76,500। 76,500, तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 3 से इसको काट दूंगा तो एक्स बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 2 जीरो 25,500। एक्स का मान कितना आ गया भाई 25,500। ये जो एक्स का मान 25,500 आया है बस इसमें रख दो, इन सभी में मान रख दो भाई। कैसे रखेंगे, देखो 25,500 किसका मान आ गया, बी का। अब भाई बी का 25, हमसे पूछा कि ए को कितनी धनराशि रुपए में मिलेगी, तो भैया ए में इसमें जोड़ देंगे तो 25,500 इसमें जोड़ दो, ये इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ दो, और ये तो भाई एक्स का मान दिया ही गया और इससे ये घटाना पड़ेगा 4500, क्योंकि एक्स माइनस 4500 है, तो है ना। तो यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ किससे, फिर से ए का निकाल सकता हूँ भाई। ए है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, तो यहाँ से एक रेशियो बन जाएगा भाई 25,500 में 3500 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 25 3 28 और 28 1 29, तो यानी ये कितना हो जाएगा 29,000 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा 29,000, ठीक है भाई 29,000, तो ये हो गया आपका। अब बी का कितना है, तो भाई बी का तो इतना ही रहेगा 25,500 है, क्योंकि एक्स का मान ही है बी है। अब सी का कितना होगा 25,500 में से 4500 घटा दो, 500 घट खत्म हो गया, कितना बचा 25, और 25,000 में से 4 हटा दें तो कितना बचेगा 21,000, सॉरी 21, 2,10,000, हाँ 21,000 बच जाएगा, ठीक है 21,000, ठीक है। अब ये बन गया आपका एक रेशियो, 21,000 बन गया। अब ये बन गया एक रेशियो। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई। यहाँ पे 290, अनुपात क्या होता है छोटे से छोटा, जो कटेगा उसको काट लो। अब ये कट रहा है 2 से, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंच 5, 4 से काट दो, 4 पंचे 20 या 4 सत्ते 28, 4 से भी नहीं कटेगा। ये किससे कट जाएगा भाई, अभी देखो जो कटेगा जो काट देंगे, ठीक है भाई। इसको काट देते हैं, 5 से काट दो, ठीक है 5 से कट जाएगा, पचम 25, 3 बचेगा 5 3 4 बचेगा 5 अट्ठे 40, 5 से इसको काट देते हैं 58, अनुपात पचम 25, 5 एकम 5, 51 बार कटेगा, 5 चौको 20, ये कितना हो जाएगा भाई 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 42 बार ये कट गया। 58 अनुपात 51 अनुपात 42, ठीक है भाई। तो टोटल जो योग है वो कितना है भाई, टोटल जोड़ देंगे सबको, टोटल करके सबको जोड़ देंगे कि टोटल योग कितना है, 8 1 9 2 11 की 1 कैरी करेगा 1, 5 4 9 5 14 1 15, यानी कि 151। कितना आ गया टोटल योग, टोटल योग आया 151। अब ये जो कुल लाभ हुआ वो हमें 151 का लाभ हुआ, वो कह रहा है नहीं जो लाभ हुआ है ना वो 45,300 का लाभ हुआ है। कुल लाभ आप कह रहे हो कि सर 45,300, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। मुझे जो कुल लाभ हुआ वो कितने का हुआ 151 का, वो कह रहा है नहीं जो कुल लाभ हुआ है ना वो कितने का हुआ, वो कुल लाभ हुआ है 45,300 का लाभ हुआ है। 45,300, जब 151 की वैल्यू 45,300 तो एक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 45,300 बटे कितना हो जाएगा 151, 151। तो यहाँ से दोस्तों हम एक की वैल्यू निकाले लेंगे। अब इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 151 से काटेंगे तो 151 तियाँ होता है 453, और ये आ जाएगा 20300। एक की वैल्यू कितनी आ गई 300। हमसे किसका मान पूछा था, हमसे पूछा था भाई ए का। हमसे किसका पूछा है मेरे दोस्त, हमसे पूछा था कि ए का, कि ए को कितनी धनराशि है, तो भाई ए की धनराशि का कितना है भाई 58 है। जब एक का 300 गुना तो 58 का भी हम 300 गुना कर देंगे। भैया ए की वैल्यू कितनी थी भाई, ए की वैल्यू कितनी थी आपको सर, जो ए की वैल्यू थी ना वो कितनी थी 58 थी, ए की वैल्यू थी 58। तो 58 का ही कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 58 का हम 3 गुना कर देंगे भाई 300, तो एक ही निकल के आ जाएगी। तो 3 अट्ठे 24 की 4 और 3 पचे 15 2 17 और 2 जीरो इसके पीछे, तो 17,400। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा भाई 17,400। कहाँ पर है और किस ऑप्शन में भाई 17,400, ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17,400। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 17,400 हो जाएगा। ए को मिलने वाली धनराशि 17,400 है। क्लियर। यहाँ से आप बी और सी का भी निकाल सकते हो। जो मैंने ये टोटल योग जो निकाला है ना 17,400, इसमें से बी और सी को भी निकाल सकते हो भाई। 51 की गुणा 300 में कर दो, बी का निकल के आ जाएगा। सी का निकालना तो इसी 51 की गुणा आप 42 में कर दो, सी का आ जाएगा। बात समझ में। हमसे ए का पूछा था तो ए का कितना 58 है, और बस एक की वैल्यू 300 है, तो 58 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17,400। क्लियर। चलिएगा आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपका ग्राफ से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये आपका बार ग्राफ का क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था कि आपका जो DI है यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये देखो बार ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कर ला आप सभी बड़ी आसानी से कर सकते हो भाई। देखो यहाँ पर लिखा है आपका डिमांड,
डिमांड का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है आपका मांग। यहाँ पर मैं लिख दिया ये होगी मांग। और प्रोडक्शन क्या होता है, ये हमारा होता है उत्पाद। ये क्या होता है हमारा उत्पाद, ठीक है। कह रहा है कि दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें। ABC कंपनी मोटरसाइकिल की औसत उत्पादन कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग के कितने प्रतिशत कम है। अच्छा भैया, हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत कम है। देखो ABC का क्या पूछा है, ABC का उत्पादन। तो ABC का उत्पादन वाला देखो यहाँ से जो आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा पिंक कलर है ना भाई, ये क्या है हमारा उत्पादन है, यानी कि प्रोडक्शन। तो ये ABC की जो मोटरसाइकिल कंपनी है, ये 5 कंपनी है ABCDE। इनमें से जो ABC कंपनी है, हमें इसका लेना उत्पाद। क्या लेना, उत्पाद। तो ए का जो उत्पाद, तो ए का उत्पाद कितना मेरे भाई, तो ABC का उत्पाद यहाँ से हो गया 75, बी का उत्पाद है 90 और सी का उत्पाद है 135। ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनका टोटल उत्पादन। ठीक है भाई, तो टोटल उत्पादन निकाल लेंगे। तो ABC का उत्पादन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया A, B और C, इनका उत्पादन। उत्पादन कितना है भाई, इसका हो गया आपका 75 प्लस कितना हो जाएगा 90 और प्लस कितना हो जाएगा 135। ठीक है, 75 प्लस 90 प्लस 135। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा 75 प्लस 90 और प्लस कितना हो जाएगा 135। ठीक है भाई, ये क्या है, ये हमारा है टोटल उत्पादन। तो टोटल उत्पादन क्या होता है, तो भाई देखो इनका औसत उत्पादन दिया। औसत उत्पादन क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। भाई इनको जोड़ दो, संख्याएं कितनी है, टोटल 3 है। जब टोटल 3 है तो 3 से इसको भाग देंगे, टोटल योग कर दो, कितना हो जाएगा भाई। तो टोटल योग करेंगे भाई, कितना हो जाएगा भाई, 75 35 कितना हो जाएगा 110। 110 और ये कितना हो जाएगा भाई 90। 110 और 90 ये कितना हो जाएगा आपका टोटल 200 और ये 100 है, तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 300। टोटल योग कितना हो गया 300। भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। 100 या 300। ये क्या आ गया, औसत उत्पादन। ये औसत उत्पादन जो 100 निकल के आया है ना, ये किसका निकल के आया है, ये औसत उत्पादन 100। ये ABC का औसत उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन आ गया 100। अब क्या निकालना है, कंपनी डी की मोटरसाइकिल की मांग से कितने प्रतिशत कम है। मांग यानी कि डिमांड। तो कंपनी डी कहाँ पर है, देखो डी कंपनी आपकी ये रही, और डी की डिमांड कितनी है भाई 125 है। डी की डिमांड कितनी है 125 है। तो जब डी की डिमांड 125 है, आपका प्रोडक्शन 100 है, तो हमें डी की डिमांड से देखना है ना। तो डी की डिमांड कितनी है भाई, डी की डिमांड है 125। 125। आपका प्रोडक्शन कितने का है, आपका उत्पादन कितने का है भाई 100 का। भाई डी डिमांड कर रहा है मुझे 125 की, और आपका प्रोडक्शन जो है वो है 100 का। तो कितना ज़्यादा है आपको, सर आपका तो ज़्यादा नहीं, मेरा तो सर कम है। कितने परसेंट मांग कम है भाई, अब वो मांग कर रहा भाई मुझे तो 125 चाहिए, लेकिन आप तो उसको 100 का ही प्रोडक्ट दे पा रहे हो भाई। वो कह रहा है नहीं मुझे तो 125 का उसकी डिमांड है, जो वो मांग रहा है वो 125 मांग रहा है, और आप उसको 100 दे रहे हो। तो कितना कम दे रहे हो, आप उसको 25 कम दे रहे हो, जबकि वो मांग कितना रहा था 125, और बस गुणा कर देंगे 100 का। गुणा कर देंगे 100 का, तो मांग की परसेंटेज निकल के आ जाएगी 25 पंचे 125, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 20%। 20% इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब है। 20% जो है इसकी मांग कम है। मोटरसाइकिल की मांग से कितने परसेंट कम है भैया, तो मोटरसाइकिल की मांग थी हमारी 100 और ये मांग कितना आ रहा था 125, तो भैया ये कितना आ जाएगा आपको, सर 20% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो चलिएगा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका चाल समय दूरी का क्वेश्चन है भाई। चैप्टर बहुत अच्छे से कराया है भाई, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, सभी लोग आंसर करने का प्रयास करेंगे कि यदि राधा 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है और उसे 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। भाई एकदम आसान सा क्वेश्चन है, समय दिया गया है, चाल आपको दी गई है और दूरी दी गई है, समय बताना है। तो समय बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, आपको उसे दूरी बटे चाल होती है। तो भैया चाल कितनी है भाई 26 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट में है तो भाई 26 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करेंगे भाई मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करेंगे, आपको सिर्फ 5/18 से। 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो भाई ये आ गई इसकी चाल। चाल कितनी है भैया, इतना है। और समय कितना है भाई, समय कह रहा है, समय हमसे पूछा है। अच्छा भाई समय पूछा है, दूरी कितनी है 1950 है। समय पूछा है, समय बराबर होता क्या है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
चाल आपके सामने आ गई है, दूरी आपके सामने। अब तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो समय बराबर क्या निकालेंगे, दूरी कितनी है भाई 1950 है, दूरी 1950 है। चाल कितनी है भाई 26 गुणे 5/18 है। तो भैया इसको ना कैलकुलेट करके भी कट नहीं रहा है, तो भाई इसको सीधे में 26 गुणे 5/18 लिख सकता हूँ। आपको सर ये हो जाएगा 26 गुणे 5, 26 गुणे 5 बटे में 18 नीचे भाग में आएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, आपको सर ऊपर चला जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। गुणा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। अब तो भाई कैलकुलेट कर सकते हो भाई, बोलो यस या नो कर लोगे भाई। 26 से काटते हैं इसको, ठीक है। 26 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 3 से काट दें क्या भाई। देखो 26 से ये कितनी बार कटेगा भाई, इसको देखो 3 से काटो, ठीक है। 3 से काट देते इसको, 3 3 से नहीं कटेगा भाई, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 6 24 नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 25 65 भाई। ये देखो कट जाएगा 13 से, 13 दूनी 26, 13 से इसको काट देंगे, 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 25 65, ये आ जाएगा 150, ठीक है भाई। 5 से ये कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 30 बार, और ये 2 से कट जाएगा 15 बार, ठीक है। 15 दूनी 30 भाई। 15 की गुणा 18 में करो, कितना होगा भाई, 15 की गुणा भाई 18 में करना है। क्या गलती कर दी क्या भाई, क्या गलती कर दी भाई, नहीं गई, सही है सही है सही है। 15 की गुणा 18 में कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 15 अट्ठे 120 की जीरो, कैरी करेगा 12, और 15 एकम 15, 15 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 15 12 कितना हो जाएगा 27, तो ये आ गया 270। तो ये 270 आ गया भाई, ये आपका 270 आ गया। लेकिन हमसे पूछा कि कितने मिनट लगेंगे भाई, ये आपके घंटे हैं, 270 घंटे हैं, ठीक है। इसको मिनट में चेंज करने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा, आपको इसे 60 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको भी 60 से भाग दे दो, 270 को भी मिनट में चेंज करने के लिए भी 60 से भाग दे दो भैया। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 3 बचेगा, तो 3/2 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यानी कितना आ गया भाई 4 सही 1/2 मिनट। तो समय कितना आ गया भाई, तो टी बराबर कितना आ गया, 4 सही 1/2 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 4 सही 1/2 मिनट एकदम सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मैं टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये 20 क्वेश्चन अपने आप में एक थोड़े बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यदि किसी भी क्वेश्चन में लेकर आपको परेशानी हुई है तो क्लास को थोड़ा सा दोबारा जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब देखो मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। अब इन 20 ही क्वेश्चन को आज रात को ही आपको ये 20 क्वेश्चन फिर से बिना देखे लगानी है, ठीक है भाई। और इसका मैं जो पीडीएफ है, इसका सॉल्यूशन पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जैसे ही क्लास एंड हो जाएगी इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको ये उसमें टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसका बोर्ड पीडीएफ। और इन क्वेश्चनों को आप फिर से लगाएंगे बिना देखे, जो आपने ये 20 क्वेश्चन पढ़े हैं। जहां कहीं पर भी आपको समस्या आए तो वहां से आप सॉल्यूशन या वीडियो देख सकते हो, ठीक है भाई। तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में, ठीक है। तब तक आप लोग अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही कंटिन्यू बनाए रखेंगे एग्जाम तक। तो चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट। और यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे इस चैनल पर ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियोज़ कंटिन्यू मिलती रहे। तो चलिएगा दोस्तों, सभी को जय हिंद जय भारत।